अरे काम चालू करे अपना। ठीक है, किसको याद कर रहे थे? कुंभा को। अरे किसको याद कर रहे हो? कुंभा है, कौन है वो कुंभा का? हाँ, कुंभा का बेटे ही बना। अरे कौन है? कुंभा का बेटा कौन है बताओ तुम तो। अरे कुंभा का बेटा कौन है? रायमल है। रायमल की वाइफ कौन है? के रायमल और रायमल की वाइफ जो है वो कौन है? श्रृंगार देवी है। ठीक है, वो श्रृंगार देवी के पापा कौन है? अरे श्रृंगार देवी के पापा कौन है? तो श्रृंगार देवी के पापा जो है वो कौन है? राव जोधा है। जोधा के पापा कौन है? हाँ? ठीक है। अरे जोधा के पापा कौन है? तो जोधा के पापा जो है वो कौन है? रणमल है। ठीक है, वो रणमल के पापा कौन है? अरे रणमल के पापा कौन है यार? चूड़ा राठौड़। चूड़ा राठौड़ की लड़की कौन है? हंसा भाई है। हंसा भाई के हस्बैंड कौन है? अरे कौन है? हाँ बस ठीक है, कौन है? लाका है। वो लाका का छोरा कौन है? कौन है? मोकल है। मोकल। वाह, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं पूछते हैं, ऐसा पेपर में नहीं पूछते। हाँ वो तो। हाँ ठीक है, मतलब। हाँ कोई बात, चलिए बोलिए वो। ठीक है कि वो लाखा, और लाखा की वाइफ कौन हुई है? हंसा भाई है। और लाखा का लड़का कौन है? मोकल है। और मोकल की वाइफ कौन है? सौभाग्यवती। और सौभाग्यवती के लड़के कौन है? अरे कौन हो गया यार? कुंभा। और कल से हम लोग लिख रहे हैं किसके बारे में? कुंभा। एक तो कुंभा के अगेंस्ट एक संधि होती है, कौन सी संधि? चंपानेर। तो मुझे तुम लोग बताओ कि चंपानेर की संधि कब हुई? तो चंपानेर की संधि कब होती है? 1456 में। किन दो राज्यों के बीच में? हाँ, कि एक तो कौन सा है? मालवा। और एक कौन सा है? गुजरात है। इसमें गुजरात का आदमी कौन है? कुतुबुद्दीन शाह। और मालवा का कौन है? महमूद खिलजी फर्स्ट। लेकिन कल अपने दोनों को क्या कर दिया था? पराजित किया था। मानना तो ठीक है। क्या किया था हम लोगों ने? पराजित किया। और तुमने महमूद खिलजी फर्स्ट को कहाँ हराया? अरे कहाँ हराया था तुमने? कहाँ हराया था तुमने? बदनौर में। और कल तुमने बदनौर का युद्ध लड़ा। लड़ा कि नहीं लड़ा? लड़ा था। और बदनौर का युद्ध कब हुआ? 1457 में हुआ था। और 1457 में कुंभा ने वहां पे महमूद खिलजी को क्या किया? हरा। फिर तुमने कोई मंदिर मंदिर बनाया? अरे बनाया कि नहीं बनाया? बनाया था। कुशाला माता या कौशल्या माता का मंदिर जो है वो कुंभा ने कहा बनाया था? तो कहाँ बनाया था? बदनौर के अंदर। ठीक है। और तुमने कुतुबुद्दीन शाह को कहाँ हराया था? कोमलगढ़ में क्या किया? पराजित किया। ठीक है। तुमने सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा? 1437 में। सारंगपुर के युद्ध में तुमने किसको पराजित किया? मालवा के राजा भी। और मालवा के किस राजा को पराजित किया? महमूद खिलजी फर्स्ट को। तुमने कुंभा से नागौर किसको दिलवाया? तुमने कुंभा से नागौर किसको दिलवाया था? शम्स खां को दिलवाया था। कुंभा को तुम रान रासो क्यों कहते हो? साहित्यकारों के क्या है? आश्रय। कुंभा को तुम हाल गुरु क्यों कहते हो? पहाड़ी दुर्गों के स्वामी है। संगीत में इंटेलिजेंट है तो क्या बोलते हो? अभिनव भट्टाचार्य। अगर मैं पूछूं कि हिंदू पद किसे कहते हैं? अरे सांगा को कहते हैं, कुंभा को कहते हैं? सांगा को ही कहते हैं। ठीक है। और हिंदू सुल्तान किसको कहते हैं? तो हिंदू सुल्तान किसको कहते हैं? कुंभा को कहते हैं। कुंभा कौन सा वाद्य यंत्र अच्छा बजाते हैं? वीणा। ठीक है। कुंभा के फेवरेट भगवान? विष्णु। विजय स्तंभ किसको समर्पित किया? विष्णु को। विजय स्तंभ क्यों बनाया? सारंगपुर या मालवा विजय के उपलक्ष्य में। कुंभा ने किसका निर्माण करवाया? तो इतना भी याद करें ना, वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब अपने ध्यान कुंभा पे हो जाना चाहिए। तो कुंभा के बारे में कल एक तो अपन ने लिखा था कि एक तो वो वीर विनोद में लिख के गया था। वीर विनोद में कौन लिख रहा है? श्यामल दास। वो आदमी कहता है कि कुंभा ने कितने किले बनवाए? 32। उसमें टोटल तो कितने बताया गया? 84। लेकिन 32 दुर्गों का निर्माता किसको बताया गया? कुंभा को। यहीं से आगे पढ़ना शायद। ठीक है, अब यहां से आगे क्या वो देखो कि कुंभा जो है वो किसमें इंटेलिजेंट है? संगीत में। तो कुंभा को संगीत में होशियार किसने किया? तो कुंभा के एक क्या है? संगीत गुरु। तो आप बताओगे कि कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? तो आप आदमी का नाम क्या बताओगे? सारंगधर व्यास। केवल संगीत के फील्ड के ही गुरु कौन है? सारंगधर व्यास। बाकी दूसरे सारे फील्ड के गुरु कौन है? तो कुंभा के मेन गुरु जो है वो सारंगधर नहीं है। कुंभा के मेन गुरु जो है उनका नाम क्या बताओगे? हीरानंद। केवल संगीत के फील्ड का गुरु ही क्या बताओगे? सारंगधर बताओगे। इसके अलावा कुंभा के बारे में और क्या याद रखना है वो देखो कि कुंभा के बारे में हमें ऐसा भी याद रखना कि कुंभा से एक नाम ऐसा भी जुड़ा हुआ है।
क्या नाम जुड़ा हुआ है? रमाबाई। अब रमाबाई जो है वो महाराणा कुंभा की क्या है, और ये भी किसमें इंटेलिजेंट है? तो कुंभा की संगीतज्ञ पुत्री का नाम क्या था? रमाबाई। और रमाबाई वो है जिसे साहित्यों में किस नाम से लिखा गया है? तो जिसे साहित्यों में किस नाम से लिखा गया है? वागीश्वरी के नाम से। तो कुंभा के जमाने में कौन सा कैरेक्टर वागीश्वरी के नाम से फेमस था? रमाबाई। और रमाबाई कुंभा की क्या है? लड़की है, और वो भी किसमें इंटेलिजेंट है? संगीत में। एक तो रमाबाई को याद रखोगे कि रमाबाई ने कहा योगिनी पट्टनम। तो कभी योगिनी पट्टनम गए कि नहीं गए? गए ना। योगिनी पट्टनम आज के जमाने का क्या है? जावर। आज के जमाने का क्या है? और तुमने पहले कोई जावर से चांदी की खान निकाली थी, किसके जमाने में? लाका के जमाने में। तो वैसे ही जावर, और जावर का प्राचीन नाम क्या है? योगिनी पट्टनम। और कुंभा के जमाने में कुंभा की लड़की ने यहाँ फेमस किसका निर्माण करवाया? रमा मंदिर। तो कुंभा के जमाने में रमा मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ था? तो कुंभा के जमाने में रमा मंदिर का निर्माण कहाँ होता है? योगिनीपट्टनम, जावर में। और उसकी लड़की कौन बनाती है? रमाबाई। इसके अलावा जब कुंभा ने रमाबाई का क्या करवाया था? तो इसके विवाह के उपलक्ष्य में भी कुंभा ने क्या बनवाया एक, और इसके विवाह के उपलक्ष्य में कुंभा ने जो मंदिर बनवाया था उस मंदिर का नाम क्या था? तो उस मंदिर का नाम क्या बताओगे? श्रृंगार चौरी का मंदिर। ये श्रृंगार, देखो एक तो श्रृंगार देवी है, वो जोधा की लड़की, वो अलग है। ये श्रृंगार चौरी का मंदिर है। और ये श्रृंगार चौरी का मंदिर जो है तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये कहाँ देखने को मिलेगा? तो अब बनवाने वाला तो खैर कौन है? कुंभा। बनवाने वाला तो कौन है? कुंभा। लेकिन कुंभा का एक फाइनेंस मिनिस्टर है, जिसका नाम क्या बताओगे? वेलका। वित्त मंत्री कह दो, कोषाध्यक्ष कह दो। तो उस वेलका ने कुंभा के कहने पर लड़की के विवाह के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया था? श्रृंगार चौरी का मंदिर। और कुंभा ने अपनी बेटी की याद में किस स्थापत्य का निर्माण करवाया था? तो बेटी के विवाह के चक्कर में क्या बनवाया इसने? श्रृंगार चौरी का मंदिर, जो तुम्हें कहां देखने को मिलेगा? तो कुंभा को संगीत में होशियार किसने किया है? साहब, कुंभा के मेन गुरु कौन है? कल से आगे एक बार लिखना शुरू करो। देखें, लिखो कुंभा के संगीत गुरु। लिखो कुंभा के संगीत गुरु सारंगधर व्यास। कुंभा के संगीत गुरु सारंगधर व्यास। कुंभा के संगीत गुरु सारंगधर व्यास। सारंगधर व्यास। नेक्स्ट लिखो, लिखो कुंभा के मुख्य गुरु। लिखो कुंभा के मुख्य गुरु हीरानंद। 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 नेक्स्ट लिखो, लिखो, लिखो कुंभा की संगीतज्ञ पुत्री। लिखो कुंभा की संगीतज्ञ पुत्री रमाबाई थी। कुंभा की संगीतज्ञ पुत्री रमाबाई थी। कुंभा की संगीतज्ञ पुत्री रमाबाई थी, जिन्हें वागीश्वरी भी कहा गया, जिन्हें वागीश्वरी भी कहा जाता था, जिन्हें वागीश्वरी भी कहा जाता था, जिन्हें वागीश्वरी भी कहा जाता था, जिन्हें वागीश्वरी भी कहा जाता था। नेक्स्ट लिखो, लिखो रमाबाई ने, लिखो रमाबाई ने कुंभा के समय, रमाबाई ने कुंभा के समय रमा मंदिर का निर्माण, रमाबाई ने कुंभा के समय रमा मंदिर का निर्माण, रमाबाई ने कुंभा के समय रमा मंदिर का निर्माण, रमा मंदिर का निर्माण, रमा मंदिर का निर्माण योगिनीपट्टनम, रमा मंदिर का निर्माण योगिनीपट्टनम अर्थात जावर में करवाया था। रमा मंदिर का निर्माण योगिनीपट्टनम अर्थात जावर में करवाया था, जो विष्णु को समर्पित है। योगिनीपट्टनम अर्थात जावर में करवाया था, जो विष्णु को समर्पित है, जो विष्णु को समर्पित है, जो विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट लिखो, लिखो कुंभा ने, लिखो कुंभा ने अपनी पुत्री, लिखो कुंभा ने अपनी पुत्री, कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह के उपलक्ष्य में, लिखो कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह के उपलक्ष्य में चित्तौड़ दुर्ग में, विवाह के उपलक्ष्य में चित्तौड़ दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में अपने वित्त मंत्री, अपने वित्त मंत्री वेलका से,
कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह के उपलक्ष्य में चित्तौड़ दुर्ग में अपने वित्त मंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, कोषाध्यक्ष, वित्त मंत्री वेलका से श्रृंगार चौरी के मंदिर का निर्माण करवाया था। वित्त मंत्री वेलका से श्रृंगार चौरी के मंदिर का निर्माण करवाया था। श्रृंगार चौरी के मंदिर का निर्माण करवाया था। श्रृंगार चौरी के मंदिर का निर्माण करवाया था। एग्जाम में पूछता है कि कुंभा ने रमाबाई के विवाह के उपलक्ष्य में किस इमारत का निर्माण करवाया, वो इमारत क्या है? श्रृंगार चौरी। नेक्स्ट लिखो कुंभा मुख्य रूप से विष्णु के उपासक थे। लिखो कुंभा मुख्य रूप से विष्णु के उपासक थे। कुंभा मुख्य रूप से विष्णु के उपासक थे। वह कुंभा का प्रिय वाद्य यंत्र वीणा था। कुंभा मुख्य रूप से विष्णु के उपासक थे। वह कुंभा का प्रिय वाद्य यंत्र वीणा था। वह कुंभा का प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा था? वीणा था। लिखा आप लोगों ने। अब जो क्या है कि कुंभा के बारे में और क्या याद रखना है वो देखो कि कुंभा को लिखने का भी बहुत शौक है और कुंभा ने कुछ फेमस क्या लिखी है? रचनाएं लिखी है। और लगातार इनकी रचनाओं से पेपर में क्या आते हैं? प्रश्न आते हैं। जैसे कुंभा ने एक रचना लिखी है ऐसी। कुंभा की एक रचना का नाम क्या है? संगीत रास। ठीक है। इसके अलावा कुंभा की एक रचना का नाम तुम लोग क्या बताओगे? संगीत मीमांसा। इसके अलावा कुंभा की एक रचना जो है उसका नाम तुम लोग क्या बताओगे? संगीत सुधा। इसके अलावा कुंभा की एक रचना जो है उसका नाम क्या बताओगे? तो उसका नाम क्या बताओगे? संगीत रत्नाकर टीका। इसके अलावा कुंभा की एक रचना जो है उसका नाम तुम लोग क्या बताओगे? संगीत क्रम दीपिका। तो ये एक जैसी 5 रचनाएं संगीत करके, एक संगीत राज है, एक संगीत मीमांसा, एक संगीत सुधा, एक संगीत रत्नाकर टीका और एक क्या? संगीत क्रम दीपिका। इसके अलावा कुंभा की एक रचना ऐसी भी है और कुंभा की एक रचना जो है उसका नाम क्या बताओगे? सूड प्रबंध। और सूड प्रबंध को ही कहा जाता है, क्या भी कहा जाता है? सुधा प्रबंध। इसके अलावा कुंभा ने एक रचना और लिखी और कुंभा ने जो एक और रचना लिखी है उसका नाम क्या बताओगे? कि उसका नाम जो है तुम्हें क्या बताना है? तो उसका नाम क्या बताना है? वाद्य प्रबंध। ठीक है। इसके अलावा कुंभा ने और कौन कौन सी रचनाएं लिखी है? तो कुंभा की लिखी गई एक रचना का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे? हरिवार्तिक। इसके अलावा कुंभा ने और कौन सा ग्रंथ भी लिखा है? तो आप बताओगे कि इसका लिखा गया एक फेमस ग्रंथ कौन सा भी है? कामराज रतिसार। इसके अलावा कुंभा ने कौन से फेमस ग्रंथ पर? चंडी शतक पर। और कुंभा ने चंडी शतक पर क्या लिखी है? और कुंभा की जो सबसे फेमस और सबसे खास रचना है उस रचना का नाम तुम लोग क्या बताओगे? रसिक प्रिया। जो कुंभा की सबसे खास रचना है उसका नाम क्या बताओगे? रसिक प्रिया। तो ये सारी की सारी कॉपी किताबें लिखने वाले कौन है? कुंभा है। तो एक तो यहाँ ये प्रश्न बनता है किसको लेके? रसिक प्रिया। तो रसिक प्रिया भी एक बहुत बड़े ग्रंथ पर लिखी गई क्या है? और कौन सा फेमस ग्रंथ? तो एक फेमस ग्रंथ ऐसा है और उस फेमस ग्रंथ का नाम क्या बताओगे? गीत गोविंद। और गीत गोविंद का राइटर एक ऐसा आदमी है, ये बंगाल का आदमी, खैर अपने काम का नहीं लेकिन बहुत फेमस आदमी था। कौन था? जयदेव। और जयदेव ने एक ग्रंथ लिखा कौन सा? गीत गोविंद। और इस गीत गोविंद पर कुंभा ने किस नाम से टीका लिखी थी? तो आप बताओगे कुंभा ने किस नाम से टीका लिखी थी? रसिक प्रिया। यानी कुंभा की निम्न में से वो रचना जो गीत गोविंद ग्रंथ पर लिखी गई टीका है तो उस रचना का नाम क्या बताओगे? रसिक प्रिया। लेकिन हमें यह भी समझ में आना चाहिए कि टीका किसको कहते हैं? टीका? हाँ देखो क्या है, टीका का मीनिंग होता है टिप्पणी। क्या होता है? या यूं समझो कि किसी भी बड़े से ग्रंथ का सार लिख देना। कभी बड़े से ग्रंथ का क्या लिख देना? सार लिख देना। वो क्या कहलाता है? टीका। और जब सार लिखा जाता है तो उसमें टिप्पणियां लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? और टिप्पणियां में तो ग्रंथ की प्रशंसा तो की जाएगी लेकिन उस ग्रंथ में अगर कुछ कमियां हैं, उस ग्रंथ में क्या है? कुछ कमियां हैं तो कमियों को भी टीका के अंदर क्या किया जाता है? लिखा है। तो इन्होंने टीकाएं लिखी तो मतलब इससे ये आइडिया लगता है कि कुंभा आलोचनात्मक ग्रंथ लिखने में भी क्या थे? होशियार थे। कुंभा आलोचनात्मक ग्रंथ लिखने में भी क्या थे? होशियार थे। और कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य कुंभा के लेखन कला पर प्रकाश डालता है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति है? और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहां लिखी गई है? विजय स्तंभ में। और विजय स्तंभ में लिखने वाले कौन है?
अत्रि और महेश। और वहीं तुमने लिखा था कीर्ति सम प्रशस्ति कुंभा की लेखन कला पर क्या डालती है, प्रकाश। तो ये सारी की सारी किताबें जो है वो किस आदमी की है, कुंभा की। और जनरली यहाँ से प्रश्न ऐसा नहीं बनता, यहाँ से प्रश्न ऐसा ही बनता है कि कुंभा ने निम्न में से कौन सी रचना नहीं लिखी। अब 2-3 रचना याद होने से तुम्हारा काम होगा नहीं। ये सारी कॉपी किताबें उनकी क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। और यहाँ पे भी ध्यान रखोगे कि संगीत राज जो है कितने भागों में है, और एक कामराज रतिसार जो है वो कितने भागों में डिवाइड है, 7 भागों में। तो सारी किताबें लिखो, देखें, लिखो कुंभा की रचनाएं, लिखो कुंभा की रचनाएं, कुंभा की रचनाएं, कुंभा की रचनाएं। लिखो संगीत राज, लिखो संगीत राज। संगीत राज के 5 भाग है। संगीत राज कितने भागों में लिखी गई है, 5। एक लिखो संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा। एक लिखो संगीत सुधा, एक लिखो संगीत सुधा, संगीत सुधा, संगीत सुधा। नेक्स्ट लिखो संगीत रत्नाकर टीका, नेक्स्ट लिखो संगीत रत्नाकर टीका, संगीत रत्नाकर टीका, संगीत रत्नाकर टीका, संगीत रत्नाकर टीका। नेक्स्ट लिखो संगीत क्रम दीपिका, संगीत रत्नाकर टीका। नेक्स्ट लिखो संगीत क्रम दीपिका, संगीत क्रम दीपिका, संगीत क्रम दीपिका। नेक्स्ट लिखो सूढ़ प्रबंध, सूढ़ प्रबंध को क्या भी कहा जाता है, सुधा प्रबंध भी। सूढ़ प्रबंध को क्या भी कहा जाता है, सुधा प्रबंध, सुधा प्रबंध। नेक्स्ट लिखो वाद्य प्रबंध, नेक्स्ट लिखो वाद्य प्रबंध, वाद्य प्रबंध, वाद्य प्रबंध। एक लिखो हरिवार्तिक, हरिवार्तिक। एक लिखो कामराज रतिसार, कामराज रतिसार। अब कामराज रतिसार के भी कितने भाग हैं, 7। ठीक है। एक लिखो चंडी शतक पर टीका, चंडी शतक पर टीका, चंडी शतक पर टीका। एक लिखो रसिक प्रिया, एक लिखो रसिक प्रिया। रसिक प्रिया की एक लाइन लिखोगे आप लोग रसिक प्रिया के लिए। अरे तुम सब लोग आ गए ना रसिक प्रिया तक, और यहां एक लाइन लिख दो डैश करके। लिखो ये रचना, अपन रसिक प्रिया के लिए लिख रहे हैं अभी, है ना। लिखो ये रचना जयदेव के ग्रंथ, ये रचना जयदेव के ग्रंथ, ये रचना जयदेव के ग्रंथ गीत गोविंद पर, ये रचना जयदेव के ग्रंथ गीत गोविंद पर लिखी गई टीका है। ये रचना जयदेव के ग्रंथ गीत गोविंद पर लिखी गई टीका है। ये रचना जयदेव के ग्रंथ गीत गोविंद पर लिखी गई टीका है, गीत गोविंद पर लिखी गई टीका है। जयदेव की रचना गीत गोविंद पर लिखी गई टीका है, लिखा आप लोगों ने। ठीक है। अब देखो क्या है कि कामराज रतिसार के तो 7 भाग उपलब्ध नहीं है, लेकिन किसके 5 भाग जरूर है, संगीत राज के। अब संगीत राज के जो 5 भाग है वो कभी कभी एग्जाम में ये भी पेपर में आया हुआ है, और यहाँ अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि बताओ संगीत राज का कौन सा भाग नहीं है। और कुंभा की रचनाओं से लगातार प्रश्न इसी पैटर्न पे आ रहे हैं। तो कुंभा की जो तुमने रचना लिखी है संगीत राज, वो कितने पार्टों में डिवाइड है, 5। और 5 भागों के नाम क्या है। तो एक रचना जो है उसका नाम क्या बताओगे, क्या नाम बताओगे, पाठ रत्न कोश। एक रचना का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे, क्या बताओगे, गीत रत्न कोश। एक रचना का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे,
क्या बताओगे? वाद्य रत्न कोश। एक रचना का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे? क्या बताओगे? नृत्य रत्न कोश। और एक रचना का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे? क्या बताओगे? रस रत्न कोश। और एग्जामिनर ने पूछा है कि संगीत राज का कौन सा भाग? नहीं, उसने गलत ऑप्शन क्या दिया? संगीत रत्न कोश ही दे दिया। तो संगीत रत्न कोश कोई भाग है ही नहीं। तो 5 भाग है, पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, और क्या है? तो लिख दो संगीत राज के 5 भाग, और पांचों के नाम लिखो। संगीत राज के 5 भाग, 5 भाग लिखो। पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश व रस रत्न कोश। पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, एक लिखो नृत्य रत्न कोश, और एक लिखो रस रत्न कोश। रस रत्न कोश लिखा आप लोगों ने यहां तक सबने? अभी बड़े यहां से आगे, जिसने लिखा वो लोग हेडिंग डालो कुंभा के दरबारी। लिखो कुंभा के दरबारी, कुंभा के दरबारी, कुंभा के दरबारी। ठीक है, अब जो क्या है कि कुंभा के जमाने में, कुंभा के जमाने में बहुत सारे फेमस फेमस क्या रह चुके हैं? दरबारी है। तो देखो कुंभा की दरबारियों की लिस्ट में सबसे फेमस बंदा यही है। नाम इनका क्या है? कान्हा व्यास। तो कान्हा व्यास को याद रखोगे क्योंकि इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है, कि इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथ का नाम तुम लोग क्या बताओगे? कि इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम क्या बताओगे? एकलिंग महात्म्य। क्या नाम बताना है? तो सिंपल सा पूछेगा कि भी एकलिंग महात्म्य के राइटर जो है वो कौन है? कान्हा व्यास। अब एकलिंग महात्म्य संस्कृत में लिखा है, किसमें लिखा है? और तुम्हारे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ऐसा लफड़ा हुआ था, लगभग 13-14 के आसपास कोई पेपर होता, उसमें ये प्रश्न पूछा था उन लोगों ने कि एकलिंग महात्म्य की भाषा क्या है। उनका प्रश्न क्या था कि एकलिंग महात्म्य की क्या पूछी उसने? भाषा। अब उसने एक ऑप्शन में संस्कृत भी लिखा और एक मेवाड़ी भी लिखा। उन लोगों ने उसमें मेवाड़ी को क्या मान लिया? सही। लास्ट में उन्होंने प्रश्न को क्या कर दिया? हटा दिया। वो इसलिए हटाया गया क्योंकि एकलिंग महात्म्य संस्कृत में लिखा गया। किसमें लिखा गया है? संस्कृत में। लेकिन चक्कर वहां यूं पड़ा कि एकलिंग महात्म्य का जो क्या है? पहला अध्याय, वो पहला अध्याय इस एकलिंग महात्म्य का खुद कौन लिखता है? स्वयं कुंभा ने लिखा। और जो स्वयं कुंभा ने एकलिंग महात्म्य का पहला अध्याय जो लिख दिया था, वो पहला अध्याय महाराणा कुंभा ने किस नाम से लिखा था? किस नाम से लिखा था? राजवर्णन के नाम से। राजवर्णन जो है वो जरूर मेवाड़ी में है। राजवर्णन जो है वो किसमें? जरूर मेवाड़ी में। बाकी इसको छोड़ के कोई भी अध्याय मेवाड़ी में नहीं है। सारा का सारा पाठ किसमें लिखा है इन्होंने? संस्कृत में। तो एकलिंग महात्म्य मूल संस्कृत में ही है, लेकिन उसका जो पहला भाग है राजवर्णन खुद कुंभा लिखते हैं, वो इन्होंने किसमें लिखा था? मेवाड़ी में। इसके अलावा कुंभा के जमाने में और ये आदमी भी नौकरी करता है। आदमी का नाम क्या बताओगे? नाथा। और नाथा को इसलिए याद रखोगे क्योंकि नाथा का भी ग्रंथ है, और नाथा का ग्रंथ जो है उसका नाम क्या बताओगे? वास्तु मंजरी। इसके अलावा इसके जमाने में कौन भी नौकरी करता है? कवि मेहा। और कवि मेहा का जो ग्रंथ है उसका नाम क्या बताओगे? तीर्थमाला। यहां पे भी तुम्हें एक संख्या याद रखनी है कि इसने कितने तीर्थों के नाम उसमें लिखे हैं। तो आप बताओगे कितने तीर्थों के नाम लिखे हैं? 120। इसके अलावा कुंभा के जमाने में कौन भी नौकरी करता है? गोविंद। और गोविंद के बारे में ऐसा कि गोविंद जो है वो पेशे से क्या है? क्या है? वास्तुकार, इमारतें बनाता, आर्किटेक्ट है। कौन? गोविंद। अब गोविंद ने कौन कौन सी किताबें लिखी है? तो गोविंद की एक रचना तो ऐसी है, क्या है? कलानिधि। गोविंद की एक रचना जो है उसका नाम क्या बताओगे? द्वार दीपिका। और गोविंद की एक रचना जो है उसका नाम तुम लोग क्या बताओगे? क्या नाम बताओगे? उद्धार रोहिणी। तो कलानिधि, द्वार दीपिका और उद्धार रोहिणी। कलानिधि, द्वार दीपिका और उद्धार रोहिणी, ये तीनों की तीनों किताबें किस आदमी की है? गोविंद। और गोविंद पेशे से क्या है? वास्तुकार। अब यह है क्या कि यहाँ एक तो प्रश्न ये बनता है कि गोविंद ने कौन सी रचना नहीं लिखी। प्रश्न की लैंग्वेज यहाँ पे भी आई हुई है कि गोविंद ने कौन सी रचना नहीं लिखी। जो 3 लिखी है वो याद रखनी है। 3 कौन कौन सी है? कलानिधि है, द्वार दीपिका है और उद्धार रोहिणी। अब यहाँ पे है क्या कि इस आदमी की एक किताब और है, लेकिन उसमें और इनमें क्या डिफरेंस है कि ये तीनों किताबें किसके ऊपर लिखी गई है? वास्तुकला के ऊपर ही। किसके ऊपर लिखी गई है? सब में बताया गया है कि वो भवन वन कैसे बनते हैं, लेकिन इसकी एक किताब ऐसी जिसका फील्ड बिल्कुल हटके है। और उस किताब का नाम क्या बताओगे? सार समुच्चय। तो सार समुच्चय भी जो है वो किस आदमी की ही रचना है?
गोविंद की, लेकिन इसका फील्ड अलग है। और इसने ये वाला ग्रंथ जो है वो किस पे लिखा था? तो इसने ये वाला ग्रंथ जो है वो किस पे लिखा था? आयुर्वेद पर। तो इस आदमी ने आयुर्वेद पे जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम क्या है? सार समुच्चय। टोटल कितनी किताबें हो गई? 4। कौन कौन सी? कला निधि, द्वार दीपिका, उद्धार रोहिणी, और एक का नाम क्या बताओगे? सार समुच्चय। और ये चारों किताबें लिखने वाला कौन है? गोविंद। तीर्थमाला लिखने वाला कौन है? कवि में। इसके जमाने में वास्तु मंजरी लिखने वाला कौन है? नाथा। और एकलिंग महात्म्य लिखने वाला कौन है? तो लिखो, देखिए, कुंभा के दरबारी। कुंभा के दरबारी। इसको कुछ पूछना है क्या? तो ये आवाजें कहां से आ रही है आजकल? है, कल भी आई थी। लिखो, देखे अभी तो देखते देखे कहां से आती है। लिखो, कुंभा के दरबारी। कुंभा के दरबारी। लिखो, कान्ह व्यास। लिखो, कान्ह व्यास। कान्ह व्यास। और कान्ह व्यास का ग्रंथ लिखो, एकलिंग महात्म्य। कान्ह व्यास का ग्रंथ लिखो, एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य। कौन सी लैंग्वेज में है? संस्कृत में है ना। एकलिंग महात्म्य। और एक लाइन कोष्टक बना के ही मेंशन करो आप लोग। लिखो, इस एकलिंग महात्म्य का पहला अध्याय, इस एकलिंग महात्म्य का पहला अध्याय स्वयं कुंभा ने लिखा था। इस एकलिंग महात्म्य का पहला अध्याय स्वयं कुंभा ने लिखा था। इस एकलिंग महात्म्य का पहला अध्याय स्वयं कुंभा ने लिखा था। स्वयं कुंभा ने लिखा था, राज वर्णन के नाम से। इस एकलिंग महात्म्य का पहला अध्याय स्वयं कुंभा ने लिखा था, राज वर्णन के नाम से। 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 नेक्स्ट लिखो, नाथा। नेक्स्ट लिखो, नाथा। नाथा का ग्रंथ कौन सा है? वास्तु मंजरी। नाथा। नाथा का ग्रंथ लिखो, वास्तु मंजरी। नाथा। नाथा का ग्रंथ लिखो, वास्तु मंजरी। नाथा आदमी का ही नाम है। किसका नाम है? आदमी का नाम है। और इतिहास में किसी भी आदमी की मजाक नहीं उड़ाई जाती है, समझ रहे हो ना। तो अभी तो अपन मजाक भले उड़ा देते हैं, लेकिन जब ये एग्जाम में आते हैं और इनके बारे में हमें नहीं आता ना, तो फिर ये अपने ऊपर हंसना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। तो फिर अपने को बुरा लगता है। ठीक है। तो ये बड़े अच्छे लोग हैं जो नौकरी लगवाते हैं। ये क्या लगवाते हैं? नौकरी। मुझे पता कुछ लोग अभी नाथा को क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैंने उनको समझाया। अभी लिखो, देखें। लिखो, कवि में। हाँ, लिखो, कवि में। हाँ। और कवि मेहा का ग्रंथ लिखो, तीर्थमाला। तीर्थमाला। और यहां पे भी एक संख्या याद रखोगे, कितने तीर्थों के नाम इसमें लिखे हैं? 120। 120 तीर्थों के नाम। नेक्स्ट लिखो, गोविंद। ठीक है। अब गोविंद का काम क्या है? वास्तुकार है, आर्किटेक्ट है, इमारतें बनाता है ना। लिखो, गोविंद। लिखो, वास्तुकार थे। और चारों किताबें लिखो इनकी। गोविंद और गोविंद की चारों किताबों के नाम लिखो। लिखो, कला निधि, द्वार दीपिका। कला निधि, द्वार दीपिका, उद्धार रोहिणी। कला निधि, द्वार दीपिका, उद्धार रोहिणी, सार समुच्चय। कला निधि, द्वार दीपिका, उद्धार रोहिणी, सार समुच्चय। कला निधि, द्वार दीपिका, उद्धार रोहिणी, सार समुच्चय। और सार समुच्चय जो है वो किस पे लिखा गया है? आयुर्वेद पर। ये इसका फील्ड बिल्कुल अलग हो जाता है। बाकी तीनों किताबें तो वास्तुकला के ऊपर ही है, भवन निर्माण के ऊपर ही है, लेकिन जो इसकी चौथी किताब है सार समुच्चय, उसका फील्ड बिल्कुल अलग है। और वो उसने किस पे लिखा है? आयुर्वेद पे लिखा है। आप लोग कंप्लीट है यहां तक? सब जने, सभी ने लिखा? बड़े यहां से आगे अभी। ठीक है। अब यहां से आगे क्या, वो देखो कि कुंभा के जमाने में, कुंभा के जमाने में एक फेमस जो है, कुंभा के जमाने में एक फेमस जो है वो कौन भी है? तुम लोग मंडन को बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है। मंडन जो है वो कहां से बिलोंग करता है? गुजरात का निवासी है। ठीक है। और इसके अलावा मंडन भी बड़ा जोरदार क्या है? वास्तुकार हो। तुम्हें अच्छे से पता है कि मंडन ने क्या डिजाइन किया था?
अरे मंडन जो है वो किसका आर्किटेक्ट है यार? तो मंडन जो है वो किसका आर्किटेक्ट है? कुंभलगढ़। भाई कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी, कुंभलगढ़ का डिजाइनर जो है उस आदमी का नाम क्या बताओगे? मंडन। कुंभा के जमाने में 3 वास्तुकार फेमस है। कितने वास्तुकार फेमस है? 3, जिनमें से एक कौन है? मंडन। क्या बनाता है ये? कुंभलगढ़। ठीक है। एक फेमस है देपाक। कौन फेमस है? नाम सुना है ऐसा? देपाक क्या बनाता है? रणकपुर जैन मंदिर। और रणकपुर जैन मंदिर कहाँ है? पाली में। वो तुम लोग पढ़े हो इसलिए कि रणकपुर जैन मंदिर जो है वो कहाँ है? पाली में। उसका डिजाइनर कौन है? देपाक। और वो देपाक भी किसके जमाने में मौजूद है? कुंभा के जमाने में। और एक फेमस वास्तुकार है जेता। कौन है? और जेता ने क्या डिजाइन किया है? विजय स्तंभ। क्या डिजाइन किया है? भाई विजय स्तंभ कितनी मंजिल का है? 9 मंजिल का। विजय स्तंभ कितनी मंजिल का है? और पता है विजय स्तंभ 9 मंजिल का क्यों बनाया गया? ऐसा नहीं पूछते ऐसा पेपर, तुम लोग घबरा क्यों रहे हो? लेकिन अलग अलग लॉजिक लगाते हैं लोग, अलग अलग क्या लगाते हैं? लॉजिक। लेकिन ज्यादा सही क्या है कि जेता और उसके 8 भाई और थे। जेता और कितने भाई और थे? और 9 भाइयों ने मिलकर बनाया है ना। उनके नाम ऐसे थे, जेता, पुंजा, नापा, पेमा, बीमा, खेमा। कितने नाम है? 9 नाम है। और इन 9 भाइयों ने मिलकर वो डिजाइन किया, इसलिए विजय स्तंभ कितनी मंजिल का बना हुआ है। लेकिन इन 9 भाइयों में जो मेन आदमी है वो कौन है? जेता। तो जेता जो है वो किसका आर्किटेक्ट है? विजय स्तंभ का। देपा किसका है? रणकपुर जैन मंदिर का। और ये मंडन किसका है? तो किसका है ये? कुंभलगढ़ का। अब मंडन जो है वो बहुत जोरदार आदमी है और मंडन ने भी बहुत सारी क्या लिखी है? क्या लिखी है? किताबें। अब देखो क्या है कि मंडन की किताबें हैं। जैसे मंडन ने एक ग्रंथ जो है, मंडन ने एक ग्रंथ जो है वो क्या लिखा है इसने? राजवल्लभ। और यहाँ पे भी ध्यान रखना कि आज तो मैं तुम्हें कोई राजवल्लभ लिखवा रहा हूं, एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जिस दिन मैं तुम्हें विश्व वल्लभ लिखवा दूंगा। क्या लिखवा दूंगा? और जिस दिन मैंने विश्व वल्लभ लिखवाया नहीं, मैंने किसके बारे में पूछा नहीं? राजवल्लभ के बारे में। तो राजवल्लभ का राइटर जो है वो कौन है? और इस राजवल्लभ में क्या लिखा? तो ये कहता है कि इसमें मैंने ये सब लिखा है कि रहने के घर कैसे बनते हैं, ठीक है, महल कैसे बनते हैं, नगरों का निर्माण कैसे होता है, और दुर्गों का निर्माण कैसे होता है। तो इन सब की जानकारी जो है, इन सब की जानकारी जो है वो मंडन अपनी कौन सी किताब में लिख के चला गया? राजवल्लभ। ठीक है। इसके अलावा इस मंडन की एक रचना ऐसी भी है, क्या बताओगे? रूप मंडन। अब पेपर वाला इतना बेवकूफ आदमी तो नहीं होता है जो तुम्हें ऐसा प्रश्न दे देगा कि रूप मंडन किसकी रचना है, बताओ। नाम से लग रहा है, नाम से पीछे लग रहा है मंडन तो किस आदमी की रचना है? मंडन की। तो रूप मंडन जो है इसकी विषय वस्तु पूछेगा कि रूप मंडन में मंडन ने क्या लिखा है, तो आप बताओगे कि ये किससे संबंधित है? तो आप बताओगे कि किससे संबंधित है? मंदिर निर्माण, सॉरी, मूर्ति निर्माण कला से। और मूर्ति निर्माण कला से संबंधित इसने कौन सी किताब लिखी है? रूप मंडन। इसकी एक किताब ऐसी भी है, और किताब का नाम क्या है? देखो ये दोनों नाम मैच कर रहे हैं। ऊपर क्या लिखा है? रूप मंडन। नीचे क्या लिखा है? रूपावतार। जो इसका रूपावतार ग्रंथ है, इसी का ही एक और नाम है क्या? देव मूर्ति प्रकरण। तो तुम इससे रूपावतार बोलो चाहे देव मूर्ति प्रकरण, बात एक ही है। और रूपावतार या देव मूर्ति प्रकरण में भी बात तो किसके बारे में ही है, लेकिन जो इसमें एक्स्ट्रा चीज है वो क्या है? वो क्या है? मूर्ति स्थापना। तो मूर्तियां कैसे बनती है उसके बारे में तो इसने कहा लिखा है, लेकिन मूर्ति कब कहां कैसे स्थापित करनी है उसके बारे में कहा लिखा है। और प्रश्न ऐसा भी पेपर में आया कि निम्न में से कौन सी रचना देव मूर्ति प्रकरण कहलाती? तो कौन सी रचना है? रूपावतार। इसके अलावा इस मंडन ने एक ग्रंथ ऐसा भी लिखा है, क्या लिखा है? प्रसाद मंडन। तो सिंपल सा इसको भी याद रखोगे कि प्रसाद मंडन। तो इतना साधारण सा प्रश्न तो होगा नहीं कि प्रसाद मंडन जो है उसका राइटर कौन है? मंडन। नहीं, वो एग्जाम में पूछेगा कि प्रसाद मंडन की विषय वस्तु क्या है। तो सिंपल सा याद रखोगे कि भी प्रसाद कहां मिलता है? अरे प्रसाद कहां मिलता है यार? मंदिर में। तो ये वो रचना है जो किससे संबंधित है? मंदिर निर्माण कला। और मंदिर में भी किस आकृति से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? शिखर। भाई मंदिर में शिखर समझते हो तुम लोग? भाई मंदिर जनरली ऐसा होता है, ठीक है। और मंदिर में जो इस तरह की आकृति बनी होती है उसको क्या कहते हैं? तो उस शिखर से संबंधित, मंदिर निर्माण कला संबंधित जो किताब लिखी उसका नाम क्या बताओगे? प्रसाद मंडन। ठीक है। इसके अलावा इसका एक ग्रंथ ऐसा भी है, और इसका एक ग्रंथ जो है वो क्या भी है? कोदंड मंडन। अब जो क्या है कि कोदंड मंडन जो है इसकी विषय वस्तु से भी हटके है। ये सारी किताबें तो सारी की सारी वास्तुकला से ही संबंधित है, लेकिन कोदंड मंडन जो है वो इस आदमी ने किस पे लिख दी? धनुर्विद्या, वो तीर धनुष कमान उसके ऊपर लिखी है। बल्कि ये तो पैसे से क्या है, वास्तुकार है, लेकिन फिर भी धनुर्विद्या संबंधित जो किताब लिखी वो कौन सी है? ठीक है। इसके अलावा इस आदमी ने एक ग्रंथ ऐसा भी लिखा है, क्या बताओगे? वैद्य मंडन। और वैद्य मंडन में किसके बारे में इसने बताया है?
बीमारी और किसके बारे में बताया, उसके उपचार के बारे में। ये तो दो एग्जाम में आ चुका है, एक तो किसके बारे में पूछा है और एग्जामिनर ने सीधा पूछा है कि रूप मंडन की विषय वस्तु क्या है, तो आप बताओगे क्या है, मूर्ति निर्माण कला। और एक किसके बारे में पूछा है, प्रसाद मंडन, और प्रसाद मंडन की विषय वस्तु क्या है, मंदिर निर्माण कला। और मंडन किसके यहाँ नौकरी कर रहा है, कुंभा क्या, कहाँ का रहने वाला है, गुजरात का। क्या डिजाइन किया उसने, कुंभलगढ़। और ये सारी कॉपी किताबें किस आदमी की है, मंडन की है। तो लिखना शुरू करो, देखें, लिखो मंडन के बारे में, लिखो गुजरात निवासी, गुजरात निवासी, गुजरात निवासी, वह कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार था। अरे कल तुम्हारा टेस्ट है क्या, तो टेस्ट में पूछना है कि क्या आएगा, नहीं पूछना है इतिहास में, आओ तो लिख देते, मैं हटवा दूंगा उनसे। अपना ऐसा नहीं, ये तो क्या है, सभ्यता ही सभ्यता याद करोगे, पीछे वाला क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। नहीं, जैसे टेस्ट हो ना, तो स्टार्टिंग से वापस यहाँ तक का क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, नहीं तो ये गड़बड़ है। वो सभ्यता पे तुम क्या अकेले एक ही टॉपिक पे फोकस करोगे, पीछे वाला सारा क्या होगा, निकल जाता है फिर ऐसा करने से। अब क्या पता वो सभ्यता तक क्या आएगा, अभी तो तुम्हें देते ना वो लोग शेड्यूल बताते ना, यहाँ से आएगा। अभी लिखो तुम लोग, हाँ लिखो, लिखो मंडन, लिखो गुजरात निवासी, कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार था, कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार। ठीक है, और ये सारी रचनाएं जो है वो किस आदमी की है, मंडन की। लिखो मंडन की रचनाएं, लिखो, देखें, लिखो एक राजवल्लभ, 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 राजवल्लभ। और राजवल्लभ में लिखो, लिखो आवासीय घर, लिखो आवासीय घर, महल, आवासीय घर, महल, नगर व दुर्ग निर्माण की जानकारी। आवासीय घर, महल, नगर व दुर्ग निर्माण की जानकारी। आवासीय घर, महल, नगर व दुर्ग निर्माण की जानकारी। ठीक है, मतलब रहने का घर कैसा बनता है, महल कैसे बनते हैं, दुर्ग कैसे बनते हैं, नगर कैसे बसाए जाते हैं, तो ये सब कहां छोड़ के चला गया, वो राजवल्लभ में। ठीक है, नेक्स्ट लिखो रूप मंडन, लिखो रूप मंडन, रूप मंडन। लिखो मूर्ति निर्माण कला से संबंधित, रूप मंडन लिखो मूर्ति निर्माण कला से संबंधित, रूप मंडन लिखो मूर्ति निर्माण कला से संबंधित, मूर्ति निर्माण कला से संबंधित, मूर्ति निर्माण कला से संबंधित, मूर्ति निर्माण कला से संबंधित। नेक्स्ट लिखो रूपावतार, लिखो रूपावतार। और रूपावतार को क्या बोलता है, देव मूर्ति प्रकरण। रूपावतार को क्या बोलते हैं, देव मूर्ति प्रकरण। और लिखो मूर्ति स्थापना से संबंधित, रूपावतार या देव मूर्ति प्रकरण, लिखो मूर्ति स्थापना से संबंधित, मूर्ति स्थापना से संबंधित, मूर्ति स्थापना से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट लिखो प्रसाद मंडन, नेक्स्ट लिखो प्रसाद मंडन। लिखो मंदिर निर्माण कला से संबंधित। और मंदिर की किस आकृति के बारे में विस्तार से लिखा है, शिखर के बारे में। किसके बारे में विस्तार से लिखा है इन्होंने, शिखर के बारे में ना। लिखो मंदिर निर्माण कला से संबंधित। एक लिखो कोदंड मंडन, लिखो धनुर्विद्या से संबंधित, कोदंड मंडन लिखो धनुर्विद्या से संबंधित, धनुर्विद्या से संबंधित। एक लिखो वैद्य मंडन, वैद्य मंडन। लिखो बीमारी व उपचार से संबंधित, वैद्य मंडन लिखो बीमारी व उपचार से संबंधित, वैद्य मंडन लिखो बीमारी व उपचार से संबंधित, बीमारी व उपचार से संबंधित। लिखा तुम सब लोगों ने यहां तक। ठीक है, अब यहां पे है क्या कि इसकी दो किताबें ऐसी भी है। इसकी एक किताब जो है वो क्या है,
क्या है? शकुन मंडन। शकुन मंडन में इसने बहुत सारे नियम बताए, किसको लेकर? शुभ और किसको लेकर? अशुभ को लेकर। और इसकी जो एक किताब है वो ऐसी है, इसकी एक रचना जो है वो कौन सी भी है? वास्तु मंडन। और वास्तु मंडन के अंदर वास्तु शास्त्र के ढेर सारे क्या लिखे हैं? तो एक तो लिखो शकुन मंडन, शकुन मंडन, शकुन मंडन। और शकुन मंडन में लिखो शुभ अशुभ के नियम। शकुन मंडन में लिखो शुभ अशुभ के नियम, शुभ अशुभ के नियम, शुभ अशुभ के नियम, शुभ अशुभ के नियम। और एक लिखो वास्तु मंडन, वास्तु मंडन। और वास्तु मंडन में लिखो वास्तु शास्त्र के नियम, वास्तु मंडन में लिखो वास्तु शास्त्र के नियम, वास्तु शास्त्र के नियम, वास्तु शास्त्र के नियम। लिखा तुम लोगों ने यहां तक सबने? ठीक है। अब यहां से आगे क्या वो देखो कि कुंभार के दरबार में एक आदमी ऐसा है जो दिन भर क्या पढ़ता रहता है? पुराण। प्राचीन भारत में 18 पुराण थे। कितने पुराण थे? तो कुंभा के दरबार का पुराण वाचक कौन है? तो तुम लोग बताओगे कि कुंभा के दरबार का पुराण वाचक जो था उसका नाम क्या बताओगे? क्या नाम बताओगे? आशानंद। इसके अलावा और क्या याद रखना है वो देखो कि कुंभा के दरबार में और कौन कौन से लोग भी नौकरी करते हैं। तो एक आदमी का नाम क्या बताओगे? टीला भट्ट। इसके अलावा एक आदमी का नाम क्या बताओगे? सुंदर सूरी। और इसके अलावा एक आदमी का नाम क्या बताओगे? सोमदेव। क्योंकि एग्जामिनर ने एक बार ऐसी हरकत कर दी, उसने कोई ये नाथा या कवि मेहा या कान्हा व्यास ये नाम नहीं दिए, उसने आगे के नाम दे दिए। और क्या नाम दिया कि टीला भट्ट, सुंदर सरी, सोमदेव नाम के विद्वान किस राजा के दरबारी थे। तो ये भी किसके यहाँ नौकरी करते हैं? कुंभा के यहाँ। इसके अलावा कुंभा से संबंधित एक ऐसा भी इंपॉर्टेंट साक्ष्य है, और कुंभा से संबंधित जो एक ऐसा इंपॉर्टेंट साक्ष्य है उसका नाम क्या बताओगे? कुंभलगढ़ शिलालेख। तो पहला काम तो यह है कि कुंभलगढ़ शिलालेख कब का है? 1460 का। और 1460 में कुंभलगढ़ शिलालेख कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? संस्कृत में। एक आदमी कुंभलगढ़ शिलालेख का क्या है? लेखक। और कुंभलगढ़ शिलालेख का लेखक कौन है? महेश कुंभलगढ़ में मिला, इसलिए कुंभलगढ़ शिलालेख है। ठीक है। अब तुम ये समझते तो हो ये शिलालेख प्रशस्ति भी, शिलालेख और प्रशस्ति किसको कहते हैं? हाँ, शिलालेख पत्थर पे लिखा होता है, प्रशस्ति है। अरे तुम ये समझ तो रहे हो एक वर्ड क्या है? शिलालेख। और एक वर्ड जो है वो एक वर्ड तुम्हारे लिए क्या है? प्रशस्ति। दोनों में क्या अंतर है? है? ऐसा कभी डिस्कस नहीं किया हम लोगों ने? देखो क्या है कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं क्या कहते हैं? अभिलेख। क्या कहते हैं? अभिलेख। ठीक है। अभिलेख के रूप होते हैं। अभिलेख के रूप क्या होते हैं? क्या होते हैं? शिलालेख। अभिलेख का ही रूप क्या होता है? प्रशस्ति। अभिलेख का रूप ही क्या होता है? ताम्र पत्र। अभिलेख का रूप ही क्या होता है? मृदबांड। अभिलेख का रूप ही क्या होता है? क्या होता है? पांडुलिपि। जैसे अभिलेख का ही रूप क्या होता है? क्या होता है? गुहालेख। अभिलेख का रूप ही क्या है? क्या है? स्तंभलेख। यानी यूं समझो एक वर्ड के अंदर कहीं पे भी कुछ भी लिखा है, कहीं पे भी कुछ भी लिखा है। नहीं कि तुम गाने लिख दोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं पे भी कुछ भी लिखा है लेकिन इतिहास वालों ने उसे इतिहास की नजर में संभाल के रखा है। कहीं पे भी कुछ भी लिखा है लेकिन इतिहास वालों ने उसे इतिहास की नजर में क्या रखा है? संभाल के रखा है। हर चीज अपने आप में क्या है? अभिलेख। हर चीज अपने आप में क्या है? जैसे तुम इतिहास के अभी इतने इतने बड़े बड़े रजिस्टर लिख रहे हो, मान लो भूकंप आ गया, अपन सब कहां चले गए? जमीन के अंदर। 100 साल बाद जैसे कालीबंगा का उत्खनन हुआ ना, वैसे कोई यहाँ का भी क्या कर रहा है? उत्खनन। आहड़ का दूसरा उत्खनन लिखा जाएगा, तीसरा उत्खनन लिखा जाएगा फिर। और जमीन के नीचे से हमारे कंकाल क्या हो रहे हैं? प्राप्त हो रहे हैं। और नीचे से क्या निकल रहे हैं? रजिस्टर। क्या निकल रहे हैं? और किसी ने 100 साल बाद, 200 साल बाद रजिस्टर को क्या किया? खोला। और खोलते ही इतिहास की जानकारी मिलना क्या हो गई? शुरू हो गई। तो ये तुम्हारे रजिस्टर भी अपने आप में क्या बन गए? अभिलेख। तुम्हारे रजिस्टर भी अपने आप में क्या बन गए? अभिलेख। जैसे अपन इस टीवी पे कुछ लिख के इसको चपेट पे टांग के आ गए, तो ये भी क्या बन गया? अभिलेख। और अभिलेखों का निर्माण राजा लोग इसलिए करवाते हैं क्योंकि उनके मरने के बाद भी जनता उनके कामों को क्या रखे? याद रखे। इसलिए इनका निर्माण छोड़ के गए अभिलेख। उन्होंने जनता के लिए क्या कार्य किए, क्या योजनाएं चलाई, उनकी सीमाएं कहाँ कहाँ तक थी, उन्होंने कौन कौन से सिक्के जारी किए, कहाँ कहाँ तक चले हैं। तो जहां से भी कहीं से भी इतिहास की जानकारी मिल रही, हर एक चीज अपने आप में क्या होता है? ये सब अभिलेख के रूप है। जैसे क्या है? अभिलेख का रूप क्या है? शिलालेख। अभिलेख का रूप ही क्या है? प्रशस्ति। अब दोनों में अंतर क्या है? भी शिलालेख किसको कहते हैं? भी शिला और लेख। शिला कौन? पत्थर।
भाई पत्थर पे लिखा लेख क्या हो गया, शिलालेख हो गया। और प्रशस्ति किस पे लिखेंगे, ये भी पत्थर पे लिखते हैं। किस पे लिखते हैं, पत्थर पे। और शिलालेख भी किस पे लिखते हैं, पत्थर पे। लेकिन दोनों में टेक्निकल अंतर ये होता है कि शिलालेख भी पत्थर पे लिखा गया, प्रशस्ति भी पत्थर में, लेकिन प्रशस्ति में पर्टिकुलर राजा की केवल क्या लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है, प्रशंसा ही लिखी जाती है। शिलालेख में ऐसा नहीं हो सकता। शिलालेख में कमजोरियां भी लिख दे, उसकी आलोचना भी लिख दे, या जो कुछ योजनाएं चलाई उसके बारे में बात कर ले। लेकिन प्रशस्ति में तो केवल राजा और राजा की क्या लिखी जाएगी, प्रशंसा ही लिखी जाएगी। जैसे क्या होता है, ताम्रपत्र, तांबे के पत्तों पे कुछ लिखा तो वो क्या बन गया, ताम्रपत्र। जैसे मिट्टी के बर्तनों पे भी कुछ लिख दिया गया, वो भी क्या बन गया, अभिलेख। जैसे पांडुलिपि, पत्तों पर कुछ लिखा है, किस पे लिखा है, पत्तों पर कुछ लिखा तो वो भी क्या बन गया है, अभिलेख। जैसे क्या है, गुहालेख। गुहालेख किसको कहते हैं, गुफाओं में जो भी लिखा है उसको, उसमें भी कुछ जानकारी मिलती है तो वो क्या बन गया है, गुहालेख। स्तंभ लेख, खंभों पर जो लिखा है उस पर क्या है, तो वो भी अभिलेख बन गए। जैसे ये पांडुलिपि का मीनिंग समझे, पत्तों पे लिखी गई। यार उस जमाने में कभी रामायण महाभारत लिखी गई है, क्या लिखी गई है, तो उस जमाने में कागज थोड़ी ना थे। उन्होंने रामायण महाभारत को भी किस पे लिखा है, पत्तों पर ही लिखा है। इन पत्तों को इकट्ठा करके जोड़ना पड़ा और फिर क्या लिखनी पड़ी, रामायण लिखनी पड़ी आगे तक। महाभारत के पत्तों की तो खोज करनी पड़ी और तब जाके महाभारत अपने अस्तित्व में आना क्या हो जाती है, शुरू होती है। तो ये सारे के सारे किसके रूप है, अभिलेख। यानी कहीं पे भी कुछ भी लिखा है लेकिन उसे इतिहास की नजर में संभाल के रखा गया, हर एक चीज अपने आप में क्या है, अभिलेख। तो कुंभा से संबंधित एक शिलालेख है जिसका नाम क्या बताओगे तुम लोग, कुंभलगढ़ शिलालेख। और कुंभलगढ़ शिलालेख जो है वो किस समय का है, 1460 में। किस भाषा में है, संस्कृत में। कौन लिख रहा है, महेश। अब कुंभलगढ़ शिलालेख काम का क्यों है, एक तो कुंभा को इसी शिलालेख के अंदर, इसी शिलालेख के अंदर कुंभा को क्या बोला गया है, धर्म व पवित्रता का क्या कहा गया है। तो कुंभा को किस ऐतिहासिक साक्ष्य में धर्म व पवित्रता का अवतार कहा गया, वो ऐतिहासिक साक्ष्य का है, कुंभलगढ़ शिलालेख। इसके अलावा कुंभलगढ़ शिलालेख में यूं भी लिखा है कि हमारे महाराणा कुंभा ने किन राजाओं के समान, गुप्त शासक, गुप्त शासक है ना, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त वगैरह। तो गुप्त राजा बड़े फेमस रहे हैं। और गुप्त शासकों के समान हमारे कुंभा ने भी किसकी उपाधि धारण की थी, परम भागवत। और परम भागवत की उपाधि वही धारण करता है जो किसका उपासक होता है। और कुंभा विष्णु के उपासक थे, इसलिए कुंभा को क्या भी बोला गया है, क्या भी बोला गया है, आदिवरा। क्या भी बोला गया है। तो यहां से भी आइडिया लग रहा है कि कुंभा के फेवरेट भगवान कौन है, विष्णु। इसके अलावा कुंभा जो थे वो बड़े क्या थे, और दानी थे। तो दानवीरता में एक तो कुंभा की तुलना किससे की गई है, दानवीर किससे की गई है, कर्ण। अरे कर्ण का नाम तो सुने हो ना, रामायण में था ना एक कर्ण, महाभारत में था, ठीक है। और इसके अलावा एक दानवीर किससे की गई है, तो दानवीर किससे की गई, राजा भोज से। तो कुंभा की तुलना दानवीर कर्ण और दानवीर भोज से की गई है। ऐसी जानकारी भी कुंभा की किस ऐतिहासिक साक्ष्य में, कुंभलगढ़ शिलालेख। लेकिन ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, ये 3-4 बार पेपर में आ चुकी है कि किस ऐतिहासिक साक्ष्य में कुंभा को धर्म व पवित्रता का अवतार लिखा जाता है। वो ऐतिहासिक साक्ष्य क्या है, कुंभलगढ़ शिलालेख। कुंभा के दरबार में पुराणवाचक कौन है, आशानंद। ये टीला भट्ट, सुंदर सूरी, सोमदेव, ये भी किसके यहाँ नौकरी करते हैं, कुंभा के यहाँ। तो लिखो, देखें, देखो कुंभा के दरबार का पुराणवाचक, कुंभा के दरबार का पुराणवाचक, कुंभा के दरबार का पुराणवाचक आशानंद थे। कुंभा के दरबार के पुराणवाचक आशानंद थे। कुंभा के दरबार के पुराणवाचक आशानंद थे। नेक्स्ट लिखो, देखो टीला भट्ट, सुंदर सूरी, लिखो टीला भट्ट, सुंदर सूरी, टीला भट्ट, सुंदर सूरी व सोमदेव, टीला भट्ट, सुंदर सूरी व सोमदेव आदि कुंभा के दरबारी थे। टीला भट्ट, सुंदर सूरी, सोमदेव आदि भी कुंभा के दरबारी थे। टीला भट्ट, सुंदर सूरी, सोमदेव आदि भी कुंभा के दरबारी थे, आदि भी कुंभा के दरबारी थे। नेक्स्ट लिखो, लिखो कुंभलगढ़ शिलालेख। देखो कुंभलगढ़ शिलालेख, कुंभलगढ़ शिलालेख, कुंभलगढ़ शिलालेख। लिखो 1460 ईस्वी संस्कृत भाषा में महेश ने लिखा था। 1460 ईस्वी संस्कृत भाषा में महेश ने लिखा था। 1460 ईस्वी संस्कृत भाषा में महेश ने लिखा था। 1460 ईस्वी संस्कृत भाषा में महेश ने लिखा था, महेश ने लिखा था। नेक्स्ट लिखो, लिखो इस शिलालेख में कुंभा को
देखो इस शिलालेख में कुंभा को धर्म व पवित्रता का अवतार कहा गया है। इस शिलालेख में कुंभा को धर्म व पवित्रता का अवतार कहा गया है। धर्म व पवित्रता का अवतार कहा गया है। इस शिलालेख में कुंभा को धर्म व पवित्रता का अवतार कहा गया है। धर्म व पवित्रता का अवतार कहा गया है। वह कुंभा ने, इसी में लिखना है, वह कुंभा ने गुप्त शासकों के समान, लिखो कुंभा ने गुप्त शासकों के समान, कुंभा ने गुप्त शासकों के समान, कुंभा ने गुप्त शासकों के समान परम भागवत की उपाधि धारण की थी। कुंभा ने गुप्त शासकों के समान परम भागवत की उपाधि धारण की थी। गुप्त शासकों के समान परम भागवत की उपाधि धारण की थी। परम भागवत की उपाधि धारण की थी क्योंकि कुंभा विष्णु उपासक थे। गुप्त शासकों के समान परम भागवत की उपाधि धारण की थी क्योंकि कुंभा विष्णु उपासक थे। क्योंकि कुंभा विष्णु उपासक थे। क्योंकि कुंभा विष्णु उपासक थे, इसलिए कुंभा को इसी शिलालेख में, इसीलिए कुंभा को इसी शिलालेख में आदिवरा भी कहा गया। इसीलिए कुंभा को इसी शिलालेख में आदिवरा भी कहा गया। कुंभा को इसी शिलालेख में आदिवरा भी कहा गया। नेक्स्ट लिखो, आदिवराह। कुंभा को इस शिलालेख में क्या भी बोला गया है? आदिवरा भी कहा गया। नेक्स्ट लिखो, लिखो दानवीरता में कुंभा की तुलना, दानवीरता में कुंभा की तुलना कर्ण व भोज से की गई है। दानवीरता में कुंभा की तुलना कर्ण व भोज से की गई है। दानवीरता में कुंभा की तुलना कर्ण व भोज से की गई है। कुंभा की तुलना कर्ण व भोज से की गई है। लिखा आप लोगों ने यहां तक सबने। दानवीरता में कुंभा की तुलना किससे की गई है? कर्ण और किससे की गई है? भोज से। ठीक है, अब कुंभा के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, अब ऊपर भेजने का समय हो चुका है। किसको? कुंभा को। और बहुत भारी आदमी है। कौन? कुंभा। लेकिन अंतिम समय अच्छा नहीं निकला। किसका? कुंभा का। ठीक है, और कुंभा 1468 ईस्वी के अंदर कुंभा को कहते हैं कोई ऐसा रोग हो गया था। कौन सा रोग हो गया था? उन्माद रोग। उन्माद रोग का मीनिंग समझते हो तुम लोग? क्या होता है? मतलब वो मानसिक परेशान होना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब कुछ ज्यादा ही सोचना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। तो 1468 ईस्वी के अंदर और इतने बड़े आदमी की भी क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? हत्या। जिसने बड़े बड़े राजाओं को क्या किया? पराजित। लास्ट में उसी आदमी की क्या हो गई? हत्या। और उनकी हत्या करने वाला और कहीं, उनकी हत्या करने वाला कौन निकला? उन्हीं का ही पुत्र, और उनके पुत्र का नाम इतिहास में क्या था? और उदा ने 1468 में अपने पापा किसकी हत्या कर दी? कुंभा की हत्या कर दी। और इसलिए उदा को मेवाड़ के इतिहास का क्या कहा जाता है? पितरंता। पितरंता का मीनिंग होता है पिता को मारने वाला। और उदा ने अपने पिता किसकी हत्या कर दी? कुंभा। और कुंभा की हत्या कब की? 1468। और कहां? तो कहां की थी? कुंभलगढ़। और कुछ यूं कहा जाता है कि कुंभलगढ़ में इनको मार के कहां पटक दिया था? मामादेव कुंड। तो ये लोकेशन फेमस होगी। कौन सी जगह है? मामादेव कुंड। तो राजस्थान में मामादेव कुंड कौन से किले में मिलेगा? कुंभलगढ़ में मिलेगा। और कुंभलगढ़ में ये फेमस क्यों है? क्योंकि यहीं पे किसको मार के पटक दिया गया? और कुंभा को मारने वाला उन्हीं का छोरा निकला, जिसका नाम क्या था? उदा। तो एक लास्ट लाइन लिख दो। देखो 1468 ईस्वी, 1468 ईस्वी, 1468 ईस्वी कुंभा की हत्या, 1468 ईस्वी कुंभा की हत्या, 1468 ईस्वी कुंभा की हत्या पुत्र उदा द्वारा। 1468 ईस्वी कुंभा की हत्या पुत्र उदा द्वारा। अरे ये जो इतने सारे नाम लिखे ना तुमने, टीला बटन, सुंदर सुरीन, सोमदेव, मंडन, काना व्यास, नाथान, ये सब कौन है? अरे कुंभा के ही नौकरी करने वाले लोग। कुंभा के क्या हैं? दरबारी तो हैं। जयदेव कुंभा का दरबारी नहीं है। जयदेव तो बंगाल का आदमी है। कहां का आदमी है? बंगाल का एक फेमस राजा था लक्ष्मण सेन, उसका दरबारी है। लेकिन जयदेव का ग्रंथ ऑल ओवर इंडिया बहुत फेमस है, जिसका नाम क्या था? गीत गोविंद। उस गीत गोविंद पर कुंभा ने कुछ लिखा है। किस नाम से?
रसिक प्रिया के नाम से। ठीक है, लिखो 1468 ईस्वी कुंभा की हत्या पुत्र उदा द्वारा। लिखो कुंभलगढ़ दुर्ग में मामादेव कुंड, लिखो कुंभलगढ़ दुर्ग में मामादेव कुंड के पास, कुंभलगढ़ दुर्ग में मामादेव कुंड के पास। और क्वेश्चन में लिख देना कुंभा को कौन सा रोग हो गया था, उन्माद रोग। ठीक है, मतलब विचार ज्यादा करने लग गए थे वो लोग। कुंभलगढ़ दुर्ग में मामादेव कुंड के पास, कुंभलगढ़ दुर्ग में मामादेव कुंड के पास। तो एक लोकेशन फेमस हो गई कि तुम्हें मामादेव कुंड कहां देखने को मिल जाएगा, कुंभलगढ़ में देखने को मिल जाएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग में मामादेव कुंड के पास। लिखा आप लोगों ने सबने यहां तक। ठीक है, और लास्ट लाइन लिख दो। लिखो उदा को मेवाड़ का पितरंता कहा जाता है। लिखो उदा को मेवाड़ का पितरंता कहा जाता है। उदा को मेवाड़ का पितरहंता कहा जाता है। पितरहंता मतलब पिता को मारने वाला, पितरहंता कहा जाता है। बाकी बात कल बात करते हैं ना।